हमने किसी मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ड्राइव किया था और ये था m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। यहाँ पे m था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E था चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और टाउ था भाई मीन रिलैक्सेशन टाइम। अब हमने पहले कंडक्टर के लिए बात किए थे कि कंडक्टर के अंदर n क्या है, कांस्टेंट है। टेम्परेचर को तुम कितना भी चेंज करो n चेंज होने वाला नहीं है। और जो मीन रिलैक्सेशन टाइम है वो तो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो बेटा इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेंगी, स्पीड बढ़ेंगी तो वो और फ्रिक्वेंटली कोलिशन करेगा, जिससे उसका रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम। तो बेटा इसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। सेमीकंडक्टर के लिए हमने बात किए थे कि सेमीकंडक्टर में अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो n बढ़ेगा और टाउ घटेगा। तो टाउ का घटना इंडिकेट करता कि रेजिस्टिविटी बढ़ेगी और n का बढ़ना इंडिकेट करता क्या रेजिस्टिविटी घटेगी। तो एक फैक्टर रेजिस्टिविटी को कम कर रहा और एक फैक्टर रेजिस्टिविटी को बढ़ा रहा, ठीक है क्या नहीं। लेकिन डोमिनेंट कौन सा करता है, ये फैक्टर। तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर को बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। यानी चाहे कंडक्टर हो या सेमीकंडक्टर हो, दोनों में टेम्परेचर को चेंज करने पे रेजिस्टिविटी क्या होती, चेंज होती। तो अभी हम यही टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी यानी टेम्परेचर को चेंज करने पे रेजिस्टिविटी कैसी चेंज होती। तो बेटा हम लोग यहाँ डिफाइन करते हैं सबसे पहले अल्फा। अल्फा कहलाता बेटा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो बेटा अल्फा को डिफाइन कैसा करते हैं, अल्फा को हम लोग डिफाइन करते हैं चेंज इन रेजिस्टिविटी, चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। जैसे कि चेंज इन रेजिस्टिविटी यानी डेल्टा रो पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी रो पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, ठीक है। अब बेटा तुम इसके यूनिट बता सकते हैं कि इसके यूनिट क्या रहेंगे। तो देखो बेटा इन दोनों के यूनिट तो सेम रहेंगे, चेंज इन रेजिस्टिविटी और रेजिस्टिविटी के यूनिट क्या रहेंगे, सेम। तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। क्या बचा अपॉन में चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट या तो क्या रहेगा डिग्री सेल्सियस या फिर क्या रहेगा केल्विन। तो अल्फा का यूनिट हो जाएगा, यूनिट ऑफ अल्फा इज पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन। अल्फा की वैल्यू ज्यादा है, ये क्या इंडिकेट करती है,
अल्फा की वैल्यू ज़्यादा है, यानी जैसा अगर चलो मैं तुमको समझाता, यहाँ दो मटेरियल है, एक मटेरियल ए है, एक मटेरियल बी है। ए का अल्फा जो है बी के अल्फा से क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब जब तुम दोनों के लिए टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। जैसे तुमने मटेरियल ए का टेम्परेचर बढ़ा दिया चलो 10 डिग्री से, और बी का भी तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिए 10 डिग्री से, तो बेटा इसकी रेजिस्टिविटी चेंज होंगी। टेम्परेचर चेंज करे, बी का टेम्परेचर चेंज करे तो बी की भी रेजिस्टिविटी चेंज होंगी। तो बेटा ए का कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टिविटी या थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या है, ज़्यादा है। उसका बेटा क्या है, अल्फा ज़्यादा है। तो दिए गए टेम्परेचर के लिए जो उसकी रेजिस्टिविटी का चेंज आएगा वो भी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। उसका जो रेजिस्टिविटी का चेंज आएगा वो भी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। यानी अगर अल्फा की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब मोर विल बी change in resistivity for same change in temperature। जैसे यहाँ पे हमने दोनों का टेम्परेचर सेम चेंज किए थे, ए का अल्फा ज़्यादा था तो ए का चेंज इन रेजिस्टिविटी भी क्या था, ज़्यादा था। ठीक है। उसके बाद कंडक्टर्स के लिए अल्फा क्या होता, पॉजिटिव। कंडक्टर के लिए अल्फा क्या होता बेटा, पॉजिटिव होता। इसका मतलब कि जो कंडक्टर है, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है। उसी तरीके से बेटा सेमी कंडक्टर के लिए अल्फा नेगेटिव होता। तो अल्फा नेगेटिव हमको बताता कि रेजिस्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। और जो अलॉय रहते हैं, अलॉय के लिए जो अल्फा है इज वेरी वेरी स्मॉल। अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी होती है बेटा। जिससे अगर मैं बात करूं मैग्नीन की, मैग्नीन एक अलॉय जो किससे बना है, मैग्नीस, आयरन, कॉपर और निकल, इन चार मेटल से बना है बेटा मैग्नीन। मैग्नीन का जो अल्फा है वो है 0.0001 पर डिग्री सेल्सियस। तो बेटा देखो, अगर अल्फा की वैल्यू बड़ी है तो बेटा जो चेंज इन रेजिस्टिविटी है वो भी क्या रहेंगी, बड़ी रहेंगी। अगर अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी है, अल्फा की वैल्यू क्या है, बहुत छोटी है, अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल, then for given change in temperature, then for given change in temperature, change in resistivity is also very small। है कि नहीं बेटा। यही वजह है कि जो हम लोग रेजिस्टर्स बनाते हैं वो किसके बनाते हैं, अलॉय के। अलॉयज आर यूज्ड फॉर मेकिंग रेजिस्टर्स। क्यों बेटा, अगर हम लोग कंडक्टर के रेजिस्टर्स बनाने लग गए तो क्या होगा। जैसा बेटा अभी हमने 10 ओम का रजिस्टर बनाया इंडिया में, इंडिया का एवरेज टेम्परेचर है 30-35 डिग्री सेल्सियस। अब हमने ये रजिस्टर दूसरे देश को बेचे, जैसे कनाडा को, जहाँ का एवरेज टेम्परेचर है 10-12 डिग्री सेल्सियस। तो इंडिया और कनाडा के बीच में कितना टेम्परेचर डिफरेंस है, तो लगभग 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस है। तो क्या फिर जो रजिस्टर 10 ओम का इंडिया में था वो 10 ओम का कनाडा में भी रहेगा, नहीं। क्योंकि इंडिया से कनाडा जाते हुए उसका क्या चेंज हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया, तो उसका रजिस्टर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसके लिए बेटा हम लोग जो रजिस्टर्स है वो किसके बनाते हैं, अलॉयस के। क्योंकि अलॉयस का जो अल्फा है वो क्या है, बहुत छोटा है।
तो इंडिया से कनाडा जाने में 20 डिग्री का चेंज हुआ, तो देखो कितना सा चेंज होगा। अगर मैं इसको 20 से मल्टीप्लाई भी कर दूं, अगर मैं इसको 20 से मल्टीप्लाई भी कर दूं, तो कितना चेंज आएगा, 0.002 का, जो कि बहुत कम है क्या नहीं। यही वजह है कि हम लोग जो रजिस्टर से किसके बनाते हैं बेटा, अलॉयस के बनाते हैं। ठीक है, अब वापस से हम लोग अल्फा पे आते हैं। अल्फा क्या था, चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब बेटा हम लोग क्या करते हैं, लेट यहाँ पे एक कॉलम बनाते हैं टेम्परेचर का, एक कॉलम बनाते हैं रेजिस्टिविटी का। 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारी रेजिस्टिविटी थी ρ0, और T डिग्री सेल्सियस पे हमारी रेजिस्टिविटी हो गई रो। तो चेंज इन रेजिस्टिविटी क्या आएंगी, फाइनल रेजिस्टिविटी माइनस इनिशियल रेजिस्टिविटी, और चेंज इन टेम्परेचर क्या आएगा, चेंज इन टेम्परेचर आएगा फाइनल टेम्परेचर, चलो इसको कैपिटल टी कर देते हैं, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ये फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो देखो अल्फा चेंज इन रेजिस्टिविटी क्या है, रो माइनस रो नॉट, ओरिजिनल रेजिस्टिविटी यानी इनिशियल टेम्परेचर की रेजिस्टिविटी क्या थी, रो नॉट, तो यहाँ पे रो नॉट, और डेल्टा टी किसके बराबर है, टी के। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा रो माइनस रो नॉट अल्फा रो नॉट टी, ये माइनस रो नॉट है, यहाँ पे आएगा तो प्लस रो नॉट, दोनों में से रो नॉट कॉमन निकाल लो, अल्फा टी प्लस वन, तो ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा टी। ठीक है, बच्चे इसको कई तरीके से बेटा थोड़ा गलत याद करते, याद रखना कि टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है, वो तो एक टेम्परेचर को हमने 0 ले लिया, इसके लिए टी दिखाई दे रहा हो। क्या क्लियर है बेटा। अब रेजिस्टेंस क्या होता, तो रेजिस्टेंस होता बेटा तुम्हारा रो एल बाय ए, तो रो क्या हो जाएगा, आर ए बाय एल, तुम यहाँ पे लिख सकते हैं आर ए बाय एल, यहाँ पे आर नॉट ए बाय एल, 1 प्लस अल्फा टी, ए बाय एल कैंसल, तो आर इक्वल आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। ठीक है, नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। पहला है रजिस्टर्स इन सीरीज, जैसे ये एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है R1, ये दूसरा रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस है R2, ये तीसरा रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस है R3। तो इस तरीके का कनेक्शन जिसके अंदर दो रजिस्टर का एक एक टर्मिनल जुड़ा है, जैसे R1 का एक टर्मिनल जुड़ा है R2 से, R2 का एक टर्मिनल जुड़ा है R3 से, और जो पहला और आखिरी रजिस्टर है वो किससे जुड़े हैं, बैटरी से। जो इस तरीके का कॉम्बिनेशन है वो कहलाता सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या कहलाता है बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब बेटा देखो रेजिस्टर्स क्या निकालेंगे, बैटरी से करंट, यहाँ से आई करंट निकला। अब करंट को पास होने को एक ही रास्ता है, तो सब में से क्या होगा, सेम करंट पास होगा, यानी इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में हर क्या सेम रहता है बेटा, करंट। तो यहाँ लिख लो पहली बात, इन सीरीज करंट थ्रू ऑल द रजिस्टर इज सेम, यानी सीरीज में जितने भी रजिस्टर है सब में बहने वाला करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब इसके अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस बोले V1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमने बोले V2,
इसके अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस बोले V3। अब ये पॉइंट को बेटा मैंने A बोला, इस पॉइंट को मैंने B बोला, ठीक है। अब बेटा हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इक्विवेलेंट क्या है बेटा, ये तीनों रेजिस्टर्स को हटा दो, ये तीनों रेजिस्टर्स को हटाओ, एक सिंगल रेजिस्टर लगाओ, ठीक है। तीनों रेजिस्टर को हटाओ, एक सिंगल रेजिस्टर लगाओ जो कि V वोल्ट की बैटरी से उतना ही करंट निकालेगा जितना कि तीनों मिलके निकालते थे। तो ये तीनों मिलके V वोल्ट की बैटरी से कितना करंट निकालते थे, I। तो ये अकेला V वोल्ट की बैटरी से कितना करंट निकालेगा, I, ठीक है। और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V, क्योंकि इसके दोनों टर्मिनल किससे जुड़े हैं, बैटरी से। तो जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है वही बेटा इसका भी क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। क्या क्लियर है? अब ओम्स लॉ लगाओ, रेजिस्टर्स, ओम्स लॉ, या कौन कौन से रेजिस्टर्स है, R1, R2, R3, RS। ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल IR। देखो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1, करंट कितना है I, रेजिस्टेंस कितना है R1, तो IR1। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V2, करंट कितना है I, रेजिस्टेंस कितना है R2। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V3, करंट कितना है I, रेजिस्टेंस कितना है R3। इसके अक्रॉस करंट कितना है I, पोटेंशियल डिफरेंस है V, रेजिस्टेंस है RS, ठीक है। अब बेटा देखो, A से मैं कहाँ पे जा रहा, B पे जाता बेटा, A से मैं कहाँ पे जाता, B पे जाता। ध्यान देना बेटा, A से B पे आता। तो देखो कुछ पॉइंट्स मार्क कर रहा मैं, देखो इनको, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो V1 पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों पॉइंट के बीच का, है क्या नहीं। अब देखो बेटा मैं कहाँ से कहाँ जा रहा, ए से, इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट पे गया, यानी बेटा मैं करंट के डायरेक्शन में जा रहा। और करंट कभी भी कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, यानी करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता। इसके लिए मैं इसको लिखूंगा -V1, ठीक है क्या नहीं। उसी तरीके से बेटा अब मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गया, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दोनों पॉइंट के बीच में, V2 का। फिर से देखो, मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गया, यानी मैं करंट के डायरेक्शन में जा रहा, तो पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा, इसके लिए माइनस। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गया मैं, तो कितना पोटेंशियल चेंज हुआ, V3 से, तो यहाँ V3। लेकिन फिर से देखो मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आया, यानी करंट के डायरेक्शन में गया, तो पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा, ठीक है। एक तो ये रास्ता था, कहाँ से कहाँ गया मैं, A से B। दूसरा रास्ता ये है, देखो ये दोनों पॉइंट A और B। अब बेटा A और B किससे कनेक्टेड है, बैटरी से, तो जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है वही उसका पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। लेकिन देखो बेटा B का पोटेंशियल कितना है, 0 है, B का पोटेंशियल 0 है, और A का पोटेंशियल क्या है, V है। तो मैं बेटा V से मैं कहाँ पे गया, 0 पे, यानी मैं हाई पोटेंशियल से कहाँ पे गया, लो पोटेंशियल पे। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, माइनस, ठीक है। अब तुम बेटा इस रास्ते से जाओ या इस रास्ते से जाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, पोटेंशियल तो क्या है, पाथ इंडिपेंडेंट है, ठीक है। सब में से माइनस साइन कॉमन निकाल के क्या कर दो, कैंसल, V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल V। क्या क्लियर है बेटा, ठीक है क्या नहीं। अब V1 कितना है, तो देखो ऐसे V1 हो जाएगा IR1, यहाँ से V2 हो जाएगा IR2, यहाँ से V3 हो जाएगा IR3,
यहाँ से V हो जाएगा IRS, सब में से I क्या कर दो, कैंसिल कर दो, तो क्या बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल RS। तो RS क्या था बेटा, हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था, यानी सीरीज के अंदर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इन सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is the sum of all resistors in series combination। सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टर्स लगे हैं उन सबको ऐड कर दो तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। क्या क्लियर है? अब देखो आपने ऐसा डायग्राम बनाए थे, ये था RS, V वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ, करंट कितना I, और यहाँ कितने रजिस्टर लिए थे, 3, R1 R2 और R3। ये V वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए थे, सब में करंट था I, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 V3। ठीक है, तो बेटा V1 कितना हो जाएगा, V1 हो जाएगा I R1, V2 कितना हो जाएगा I R2, V3 कितना हो जाएगा I R3। अगर मैं तीनों की रेशियो लूँ V1 इस टू V2 इस टू V3, तो ये आ जाएगा R1 इस टू R2 इस टू R3, यानी इन सीरीज कॉम्बिनेशन potential difference across each resistor is directly proportional to its resistance, यानी जिसके अक्रॉस, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होंगी, ज्यादा होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा जैसे हमने एक रजिस्टर लगाया है 10 ओहम, एक 3 ओहम, एक 7 ओहम, तो बेटा इनका इक्विवेलेंट कैसा आएगा, इनका इक्विवेलेंट आएगा, तीनों को प्लस कर लो 20 ओहम, यानी सीरीज के अंदर बेटा जो इक्विवेलेंट आता वो बड़े से भी क्या रहता, बड़ा रहता। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is greater than the largest resistance in the combination। नेक्स्ट है रजिस्टर्स इन पैरेलल। बेटा देखो जैसे एक रजिस्टर है R1, ये दूसरा रेजिस्टेंस है R2 और ये तीसरा रेजिस्टेंस है R3। तो ऐसा कॉम्बिनेशन जिसके अंदर तीनों रजिस्टर का एक एक टर्मिनल एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है और उनका बचा हुआ जो टर्मिनल है वो भी एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्टेड है, और ये कॉमन पॉइंट किससे कनेक्टेड है, बैटरी से। ऐसा कॉम्बिनेशन कहलाता है बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया बेटा? बेटा ऐसा कॉम्बिनेशन जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा रजिस्टर है, उनका एक एक टर्मिनल एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्टेड है और बचा हुआ जो दूसरा टर्मिनल है वो भी एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्टेड है, इस तरीके का कॉम्बिनेशन कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन।
अभी चलो तीनों रजिस्टर मिलकर V वोल्ट की बैटरी से कितना करंट निकाल रहे I। अब यहाँ पर I को आने के बाद देखो करंट को आने के बाद जैसे तीन रास्ते दिखाई देंगे, तो तीनों रास्ते में करंट डिवाइड हो जाएगा। हमने बोले इस रास्ते में करंट गया I1, इस रास्ते में I2 और इस रास्ते में I3। यहाँ पे I1, यहाँ पे I2 और यहाँ पे I3। ठीक है, अब इक्विवेलेंट क्या रहेगा बेटा? इक्विवेलेंट रहेगा तीनों को हटा दो, तीनों को हटा दो और इसकी जगह एक सिंगल रजिस्टर लगा दो। तीनों को हटाकर V वोल्ट की बैटरी से एक सिंगल रजिस्टर लगा दो और इस सिंगल रजिस्टर ने उतना करंट निकालना चाहिए जितना तीनों मिलके निकाल रहे थे। तीनों मिलके कितना करंट निकाल रहे थे? I। तो इस अकेले ने क्या निकालना चाहिए? I। जब जाके ये कहलाएगा तीनों का इक्विवेलेंट। ठीक है, अब देखो बेटा R1 के दोनों टर्मिनल किससे कनेक्टेड है? बैटरी से। ये देखो R1 के दोनों टर्मिनल किससे कनेक्टेड है? बैटरी से। R2 के भी दोनों टर्मिनल देखो किससे कनेक्टेड है? बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, और बेटा इसी तरीके से R3 के भी दोनों टर्मिनल किससे कनेक्टेड है? बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इनका वही पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा जो बैटरी का है, और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। उसी तरीके से यहाँ पे Rp के भी दोनों टर्मिनल किससे कनेक्टेड है? बैटरी से। तो जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है वही इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। अब बेटा ओम्स लॉ लगा लो, रेजिस्टर्स ओम्स लॉ। अच्छा एक पॉइंट हम लिख लेते हैं कि सब में क्या सेम है? पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम। अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम। देखो यहाँ कौन कौन सा रजिस्टर है? R1, R2, R3, Rp। ओम्स लॉ लगाओ। ओम्स लॉ क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टर्स। अब यहाँ पे देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है? V। करंट कितना है? I1। रेजिस्टेंस कितना है? R1। तो V इक्वल I1 R1। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस V, करंट I2, रेजिस्टेंस R2। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस V, करंट I3, रेजिस्टेंस R3। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस V, करंट I, रेजिस्टेंस Rp। ठीक है बेटा, मैं क्या लिख सकता? I इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3। देखो ना बेटा यहाँ पे करंट I आया, I आके तीन हिस्सों में बढ़ गया, I1, I2, I3। तो हम लोग लिख सकते हैं I इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3। अब I की वैल्यू ऐसे देखो बेटा, I की वैल्यू क्या हो जाएंगी? V अपॉन Rp। I1 की वैल्यू क्या हो जाएंगी? V अपॉन R1। I2 की वैल्यू क्या हो जाएंगी? V अपॉन R2। I3 की वैल्यू क्या हो जाएंगी? V अपॉन R3। सब में से बेटा V क्या कर दो? कैंसिल कर दो। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन Rp इक्वल 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हुआ बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर इक्विवेलेंट का रेसिप्रोकल जो है, इक्विवेलेंट का जो रेसिप्रोकल है, एक एक के रेसिप्रोकल का सम है। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन reciprocal of equivalent resistance is equal to the sum of the sum of reciprocal of resistance in parallel combination, in parallel combination।
अब देखो बेटा ऐसे करंट I1 कितना रहेगा, I1 रहेगा V अपॉन R1, I2 V अपॉन R2, I3 V अपॉन R3। अब I1 इस टू I2 इस टू I3, तीनों की रेशियो लो तो तीनों में V क्या हो जाएगा बेटा, कैंसल। क्या बचेगा, 1 अपॉन R1 इस टू 1 अपॉन R2 इस टू 1 अपॉन R3। ठीक है, यानी कि कैसा रिलेशन है बेटा, इनवर्स। तो हम लोग बोलेंगे इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट थ्रू each resistor is inversely proportional to its resistance। बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहता वो कॉम्बिनेशन में लगे सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी क्या आता बेटा, छोटा आता। ठीक है, चलिए हमने अभी थ्योरी करे, हम न्यूमेरिकल सब एक साथ करेंगे आखिरी में।